में फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग में हम लोगों ने कितनी चीजें कवर करी थी कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फिनेंशियल एसेट किसको बोलते हैं, फिनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि कितने तरह के फिनेंशियल एसेट होते हैं, एफवीटीपीएल, एफवीटी, ओसीआई, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फिर इन तीनों का अकाउंटिंग प्रोसेस और कैसे किसको एफवीटीपीएल बोलते हैं, किसको एफवीटी ओसीआई बोलते हैं, किसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मेजर करते हैं, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। 11 नंबर पैराग्राफ तक हम लोगों का डिस्कशन हो गया था। अब हम लोग 12 नंबर पैराग्राफ पे जा रहे हैं, नाम है डेजिग्नेटेड एफवीटीपीएल एसेट। आइडिया ये है कि बहुत सारी एसेट ऐसी होती है जो किसी लायबिलिटी को पे करने के लिए डेजिग्नेटेड होती है। अब अगर वो लायबिलिटी एफवीटीपीएल है, लायबिलिटी अगर एफवीटीपीएल है और असेट को अगर हम एफवीटी ओसीआई या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे लिखें, मान लो कैरेक्टरिस्टिक वैसा हो जाता है, तो फिर अकाउंटिंग मिसमैच होगा कि भाई लायबिलिटी का प्रॉफिट लॉस तो पीएल में जा रहा है और असेट का प्रॉफिट लॉस ओसीआई में जा रहा है, या फिर फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट ही नहीं हो रहा है। तो देयर मे बी एन अकाउंटिंग मिसमैच। उसको दूर करने के लिए इंड एस 109 ने एक जगह बनाया, एक आइडिया दिया कि भाई आप अगर चाहें ना तो इस तरह के अकाउंटिंग मिसमैच को दूर करने के लिए आप उस रिलेटेड असेट को एफवीटीपीएल बोल के डेजिग्नेट कर सकते हैं, इवन दो बाई कैरेक्टरिस्टिक वो अलग टाइप का क्लासिफिकेशन को सूट करता हो। ओके, और फिर उसके बाद आप उसको पूरा एफवीटीपीएल एसेट की तरह अकाउंटिंग करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको डेजिग्नेटेड एफवीटीपीएल एसेट बोला जाता है। और आप ऐसे आंख मूंद करके किसी को भी एफवीटीपीएल एसेट नहीं बनाएंगे। एफवीटीपीएल एसेट वही होता है जो ट्रेडिंग के लिए हेल्ड किया जाता है। ये स्पेसिफिक है कि भाई लायबिलिटी को मीट करने के लिए एसेट है और लायबिलिटी एफवीटीपीएल पे रिकॉग्नाइज्ड है, तो मैं एसेट को एफवीटीपीएल पे लिखूंगा और हमको डेजिग्नेट करना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, मैं पढ़ता हूं। इफ देयर इज ए फाइनेंशियल एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट्स विच वुड नॉर्मली बी रिकॉर्डेड एज एफवीटी ओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, द मैनेजमेंट, देखो ध्यान से, द मैनेजमेंट मे डेजिग्नेट दैट एसेट और ग्रुप ऑफ एसेट एज एफवीटीपीएल if it reduces the recognition and measurement inconsistency, which is often called accounting mismatch. Got it? This happens when there are some liabilities and related assets, and the liabilities are measured at FVTPL but the assets are measured at say FVTOCI. ऐसी भी हो सकता है amortized cost, मैं FVTOCI का एग्जांपल ले रहा हूं। The liability का loss profit goes to P&L but the asset का loss profit is going to OCI if we do that. Hence there is an inconsistency. To remove this, the related asset may be designated as FVTPL asset. तो आप ये समझ लो कि एफवीटीपीएल एसेट, एफवीटीओसीआई एसेट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट एसेट का जो अपना क्लासिफिकेशन है, अपना कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई एफवीटीपीएल ट्रेडिंग के लिए होता है। एफवीटीओसीआई में हम बेच के भी पैसा ले सकते हैं, रख भी सकते हैं, और एफवीटी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में हमको मैच्योरिटी तक रखना है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट डेट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी में तो हमेशा ही एफवीटीपीएल होता है, इरिवोकेबल इलेक्शन करोगे तो एफवीटीओसीआई उसको बना सकते हो। तो इन सब के अलावा एक छठा बात हो गया, समझ लो, अगर ये 5 बात हो गया तो एक छठा बात हो गया, और 3 बात तो चौथा बात हो गया। क्या कि हम किसी एसेट को एफवीटीपीएल एसेट बोल करके डेजिग्नेट भी कर सकते हैं टू रिमूव अकाउंटिंग मिसमैच। ओके, अब आइए रिक्लासिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल एसेट। फिनेंशियल एसेट के 3 क्लासिफिकेशन है। क्या क्या? एफवीटीपीएल, एफवीटीओसीआई और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। आप जानते हो इन सबको चेकिंग करने के लिए कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है और बिजनेस मॉडल टेस्ट है, हम लोग पढ़े थे। अब मान लो किसी एंटिटी का बिजनेस मॉडल टेस्ट चेंज होता है और उसको लगता है कि मेरे को अब जो है ना इस असेट को एफवीटीपीएल नहीं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखना है, इस असेट को एफवीटीओसीआई नहीं एफवीटीपीएल पे रखना है, तो वो ऐसा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन के मुताबिक नहीं कि मेरा मन किया मेरे को बदलना है। If the objective of holding the asset changes, that is business model changes, then only you can do reclassification. ओके, तो रिक्लासिफिकेशन जब होता है ना, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक एक करके बताता हूं, आपको बहुत इजीली समझ में आता चला जाएगा। पहला कि अच्छा, ये एक नोट भी देख लो,
A financial asset can only be reclassified if the business model that is objective of holding the asset changes, जो मैंने बोला. There are 6 reclassification instances which are given below. एंड ये जो रिक्लासिफिकेशन होगा इसमें जो बदलाव होंगे वो प्रोस्पेक्टिवली होंगे. नथिंग विल डू नथिंग, आई मीन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग रेट्रोस्पेक्टिवली. ओके, मान लो एक असेट अमोटाइज्ड कॉस्ट पे है, हम लोग उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बना करके निकाल करके अमोटाइजेशन टेबल बना करके अमोटाइज्ड कॉस्ट पे अभी तक रख रहे हैं. और मान लो उसका अमोटाइज्ड कॉस्ट आज के दिन 1040 रुपया है अमोटाइज्ड कॉस्ट आज के दिन. तो जिस दिन आप इसको रिक्लासिफिकेशन करोगे, नॉर्मली पीपल डू रिक्लासिफिकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ एन ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर. तो एट द एंड ऑफ द ईयर भी अगर आप करते हो तो एंड तक का आपको अकाउंटिंग अमोटाइज्ड कॉस्ट के हिसाब से कर लेना पड़ेगा, एसी बना करके. अब बीच में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बीच में आप नहीं कर सकते. आपको जिस दिन बिजनेस मॉडल चेंज होगा उस दिन आपको रिक्लासिफिकेशन अलाउड है. बट द डे ऑफ रिक्लासिफिकेशन आपका अगर वो असेट अमोटाइज्ड कॉस्ट वाला है तो आप उसका अमोटाइज्ड कॉस्ट निकाल लीजिए. मान लो 1040 है. करना क्या है, उसको फेयर वैल्यू पे रीमेजर करना है. मान लो इसका फेयर वैल्यू है 1090. फेयर वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस. मान लो 1090 है, तो सर क्या करना है, 1040 को 1090 पे मेजर करो. तो सर ये तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करना होगा, असेट का वैल्यू बढ़ जाएगा. बढ़ जाने दो. तो सर प्रॉफिट कहां डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज दो. तो एंट्री क्या मारेंगे, फिनेंशियल असेट FVTPL डेबिट 1090 टू फिनेंशियल असेट अमोटाइज्ड कॉस्ट 1040 टू प्रॉफिट एंड लॉस 50. सर अगर सीधा ऐसे ही कर लें, भाई क्लासिफिकेशन के नाम से तो लेजर नहीं रहता है. लेजर का नाम मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है. मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, कुछ लिखा हुआ नहीं है एसी, माने ऐसे ब्रैकेट में लेजर के नाम के आगे खाली इन्वेस्टमेंट ही लिखा हुआ है. तो सर इन्वेस्टमेंट तो 1040 में लिखा हुआ है. तो सर खाली अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L कर देते हैं उसको और 50 रुपया लिख देते हैं और आज से सर इसको अमोटाइज्ड कॉस्ट की जगह फेयर वैल्यू पे मेजर कर लेंगे. अब तो 1090 हो गया. इसके बाद एवरी मूवमेंट को FVTPL की तरह माने एवरी मूवमेंट को P&L में डाल देंगे तो चलेगा. आंसर इज यस, चलेगा, बिल्कुल चलेगा. लेकिन अगर खाली इसके ऊपर 2 मार्क्स का सम आता है तो फिर आपको ऐसे ही लिखना चाहिए, फिनेंशियल असेट AC अकाउंट डेबिट, नहीं फिनेंशियल असेट FVTPL डेबिट 1090 टू फिनेंशियल असेट AC 1040 टू P&L 50. ये बेटर प्रेजेंटेशन होगा जर्नल एंट्री का. अब अगर आपका दूसरा रिक्लासिफिकेशन, अगर अमोटाइज्ड कॉस्ट की असेट है और उसको हम लोग FVT OCI बनाना चाहते हैं, सब कुछ मान लो सेम टू सेम, तो कुछ नहीं करना. ये जो 50 का प्रॉफिट है ना बेटा, इसको P&L की जगह अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल देना है. दैट्स इट. और सर फिर उसके बाद एवरी रिपोर्टिंग डेट पे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, गेन लॉस को OCI में भेजते जाएंगे. दैट्स इट. उसके बाद क्या करना है ना, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं कि FVT OCI का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है. अब आइए, अगर कोई FVTPL असेट है और मैं उसको अमोटाइज्ड कॉस्ट बनाना चाहता हूं, मेरे को रिक्लासिफिकेशन करना है, तो क्या करना होगा. वेरी सिंपल. जो उस असेट का फेयर वैल्यू है, मान लो बैलेंस शीट में उस दिन बैलेंस शीट, क्योंकि वो तो FVTPL पे तो फेयर वैल्यू पे लिखा हुआ है, तो उस दिन उसका फेयर वैल्यू 1040 है और 1040 पे ही लिखा हुआ भी है. फेयर वैल्यू पे तो फेयर वैल्यू पे लिखा हुआ है. खरीदे 900 रुपया में थे, 140 रुपए का प्रॉफिट PL में भेज चुके हैं. ओके, वो हो चुका है. आज 1040 है. अभी भी 3 साल तक ब्याज आएगा और 3 साल के बाद मैच्योरिटी का पैसा आएगा. और अब मेरे को इसको AC बनाना, अमोटाइज्ड कॉस्ट. करना क्या है, वेरी सिंपल, बस इसी को अमोटाइज्ड कॉस्ट मान लो, कुछ मत करो. डोंट चेंज एनीथिंग. ट्रीट दिस 1040 विच वॉज द फेयर वैल्यू, ट्रीट इट टुडे अमोटाइज्ड कॉस्ट. तो सर कोई वैल्यू ही चेंज नहीं होगा, नो. और सर पुराना जो 140 PL में गया, कुछ नहीं करना है. तो सर ठीक है, आज 1040 पे लिखा हुआ है, वहीं पे रहने देना है. अब क्या करना है, अब जो आपके पास फ्यूचर कैश फ्लो और रिडेम्पशन का पैसा आने वाला है, इंटरेस्ट का और उसके हिसाब से एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लो जो आपको सिखाए थे, और उसके बाद एक अमोटाइजेशन टेबल बना करके उसका जैसे रिकॉर्डिंग करना सिखाए थे कर लो. पढ़ता हूं, देखो.
the fair value of the asset will be treated as amortized cost. EIR will be computed today and amortization table can be prepared and accounting can be done afterwards. Next, अगर FVTPL का asset और FVT OCI पे डालना है उसको, मान लो 1040 पे लिखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी फेयर वैल्यू है. बोलो हाँ या ना? ऑलरेडी फेयर वैल्यू ही है, तो फेयर वैल्यू को फेयर वैल्यू पे लिखना है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. बस आज के बाद जो मूवमेंट होगा फ्रॉम टुडे, वो गेन लॉस ओसीआई में जाएगा. अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पुराना जो हम 900 में खरीदे थे मान लीजिए और आज 1040 है, तो पिछला 4 साल या 3 साल या 2 महीना में हमने 140 रुपये P&L में डाल रखा था, उसका क्या करना है? डोंट डू एनीथिंग. वो जो P&L में गया है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. और मैं पढ़ता हूं, FVTPL to FVT OCI, the fair value will continue. 1040 will remain 1040 and any further fair value movement will go to OCI. पास्ट जो हो चुका वो हो चुका. अब आइए ई नंबर या फिफ्थ रिक्लासिफिकेशन. अगर कोई FVT OCI का एसेट है, मैं FVTPL बनाना चाहता हूं. दिस इज इंटरेस्टिंग. अब देखो, क्योंकि वो FVT OCI है तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे तो मेजर्ड है ही, यहां पे जगह नहीं इसलिए यहां लिख रहा हूं. तो मान लो वो सेम एसेट है, 1040 पे मेजर्ड है, फेयर वैल्यू ही है. अब इसको मेरे को FVTPL बनाना है तो फेयर वैल्यू पे ही मेजर करना है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है. नथिंग टू डू. तो सर पुराना जो गेन था, मान लो 900 में आपने खरीदा था, अभी 1040 है, वो जो 140 मैंने OCI में डाल रखा था, उसका क्या करना है? उसको तुरंत P&L में शिफ्ट कर दो आज. और आज के बाद जो ये 1040 के बाद फर्दर मूवमेंट होगा वो तो P&L में नेचुरली जाएगा. आओ देखो दिखाता हूं. द फेयर वैल्यू विल कंटिन्यू एंड द क्यूमुलेटिव गेन्स और लॉसेस विच इज देयर इन द OCI 140 will be transferred to profit and loss account. Got it? आगे FVT OCI to amortized cost. क्या करना है? जो उसका फेयर वैल्यू है उसी को अमोटाइज्ड कॉस्ट बना लो, और जो OCI में पैसा पड़ा हुआ है ना बेटा, उसको भी फेयर वैल्यू के साथ एडजस्ट कर दो. तो सर फिर कुल मिलाकर के 1040 पे मान लीजिए वो लिखा हुआ है, 900 से 1040 बनाए थे, 140 को हम लोग OCI में डाल रखे थे. आप बोलते उसको भी फेयर वैल्यू के साथ एडजस्ट कर दो, तो फिर OCI टू इन्वेस्टमेंट करके वो इन्वेस्टमेंट तो नेचुरली 900 पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो सर फिर 900 पे लिखना है? आंसर इज यस. और फिर यहां से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल करके अकॉर्डिंगली टेबल नया बना लो. तो सर ये तो थोड़ा गंदा टाइप का हुआ. आंसर इज यस, ये थोड़ा गंदा टाइप का हुआ. ये जो कहानी हुई ना कि हाउएवर द क्यूमुलेटिव OCI विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द फेयर वैल्यू, वो हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा. उस OCI को P&L में डलवा देता तो हमको लगता है कि बेटर होता. बट OCI को P&L में डलवाने वाला काम तो जब FVT OCI टू FVTPL करते हैं तब होता है. तो पता नहीं ऐसा क्यों किया इन्होंने, बट ऐसा किया. फिनेंशियल लायबिलिटी का रिक्लासिफिकेशन अलाउड ही नहीं है. असेट का रिक्लासिफिकेशन 6 ठो इंस्टेंस मैंने आपको समझा दिया. इंटरेस्टिंग था. इट इज ओवर नाउ. अब आइए नेक्स्ट पैरा में चलते हैं. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन FVTPL एंड FVT OCI असेट्स. देखो अमोटाइज्ड कॉस्ट वाला असेट जब होता है ना, इधर बोर्ड पे देखना, अमोटाइज्ड कॉस्ट वाला असेट जब होता है ना, तो उसमें तो देखो जो इंटरेस्ट मिलता है वो इधर देखना बच्चों. जो इंटरेस्ट मिलता है, ये टेबल आपको क्लास में करवाए थे उस दिन, उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो तो कैश फ्लो माना जाता है, और जो इंटरेस्ट इनकम होता है वो हम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बेस पे अकाउंटिंग करते हैं अमोटाइज्ड कॉस्ट में. तो अमोटाइज्ड कॉस्ट में इंटरेस्ट का अकाउंटिंग कैसे होता है? जो इंटरेस्ट मिलता है उसका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है. दैट विल बी बेस्ड ऑन, या दैट विल बी एज पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड कंप्यूटेड एज पर इंड AS 109 बाय प्रिपेयरिंग द अमोटाइजेशन टेबल. वो हम लोग पढ़ चुके हैं. मजेदारी है ये सोचना कि अगर मान लो मेरे पास कोई बॉन्ड है और मैंने उसको FVTPL पे लिखा है, मैंने बॉन्ड 1000 रुपए में खरीदा. एक बार मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा अच्छा से साफ सुथरा कर दूं, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं.
अब मान लो मेरे पास कोई बॉन्ड है, मान लो मैंने उसको 1030 रुपया में खरीदा और मुझे साल का 100 रुपया का इंटरेस्ट मिलता है। फेस वैल्यू एक्चुअली ना 1000 है, 10% इंटरेस्ट मिलता है, मुझे 100 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। अब मैंने 1030 में खरीदा और यही इसका फेयर वैल्यू था। अब मैं उसको FVTPL बना के रखा हूं, इवन दो इट इज बॉन्ड, आई एम हैविंग इट टू सेल, आई एम होल्डिंग इट टू कलेक्ट, नॉट टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, आई एम होल्डिंग इट टू सेल। मैच्योरिटी का पैसा मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसको बेचने के लिए रखा हूं। FVTOCI नहीं, मेरा FVTPL है। तो हम इसको फेयर वैल्यू पे रीमेजर करते रहेंगे, 1030 को 1040 10 रुपया P&L, 1090 50 रुपया P&L, वो हम कर रहे हैं। 100 रुपया का क्या करें, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना रुपया इंटरेस्ट मिलता रहता है P&L में डालते रहो, दैट्स इट। तो जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड आपको FVTPL या FVTOCI एसेट पे मिलता है, उसको P&L में डालते रहो, P&L में डालते रहो। ये देखो, interest and dividend received on such asset will go directly to P&L. This interest or dividend income is recorded in the books as and when it is declared, जो normal accounting है. That is when the right to dividend is established and its amount can be measured reliably, normal बात है। और interest and dividend on amortized costs are recognized using effective interest rate method, वो टेबल आपको बना के सिखाए थे। अब मैं आपको सिंपल सा एक टेबल बना करके दिखाता हूं कि अगर FVTOCI एसेट है, फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, हर रिपोर्टिंग डेट पे गेन को OCI में भेजेंगे, गेन लॉस को, लेकिन इंटरेस्ट इनकम P&L में ही जाएगा। इंटरेस्ट डिविडेंड को सेम ट्रीटमेंट मिलता है। अगर FVTPL एसेट है, एवरी ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, गेन लॉस को P&L में भेजेंगे, लेकिन इंटरेस्ट इनकम P&L में ही जाएगा। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का अगर एसेट है, टेबल बनाएंगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, इंटरेस्ट इनकम P&L में नहीं जाएगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे होगा। तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इनकम आएगा, वो इंटरेस्ट इनकम P&L में जाएगा। जो मिलेगा इंटरेस्ट वो P&L में नहीं जाएगा। इन दोनों में क्या, जो इधर देखो, इन दोनों में क्या, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो P&L में जाएगा, और यहां क्या, इंटरेस्ट निकलेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से, और वो इंटरेस्ट P&L में जाएगा। जो मिलता है वो तो कैश फ्लो में जाता है। नाउ बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर FVTOCI वाला केस में तो इंटरेस्ट इनकम को OCI में जाना चाहिए। नो नो, FVTOCI एसेट में खाली फेयर वैल्यू का मूवमेंट OCI में जाता है, फेयर वैल्यू का मूवमेंट OCI में जाता है, इंटरेस्ट इनकम OCI में कभी नहीं जाता। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ, 15 नंबर पैराग्राफ, स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर FVTPL लायबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ चेंजेस इन द क्रेडिट रिस्क। इंटरेस्टिंग है, स्पेशल ट्रीटमेंट है। मान लो आपके पास एक लायबिलिटी है, 1090 में लिखा हुआ है, पहली बार रिकॉर्ड ही 1090 में हुआ, और ये FVTPL लायबिलिटी है। इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। जब ईयर एंड आया, मेजरमेंट का वक्त आया, तो इसमें मान लो आपका लायबिलिटी बढ़ के 1130 रुपया हो गया, तो आपको 40 रुपया का लॉस हुआ। अब ये 40 रुपीज का लॉस P&L में डेबिट हो जाएगा, P&L टू लायबिलिटी। पहला दिन 1090 पे आपने लायबिलिटी लिखा, बैंक टू लायबिलिटी, फिर आपने लिखा 40 रुपया P&L टू लायबिलिटी, अब लायबिलिटी 1130 हो गया, गुड। लेकिन मान लो क्वेश्चन पेपर ऐसा लिख दिया कि इस 40 रुपया में 32 रुपीज तो ठीक है लॉस है, 8 रुपया का जो लॉस है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द क्रेडिट रिस्क। तो सर बता देगा वो चेंजेस इन द क्रेडिट रिस्क के बारे में? आंसर इज यस, बता देगा, और नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा हिंट देगा, उससे पता चल जाएगा। ओके, तो सर करना क्या है? कुछ नहीं, 32 रुपीज P&L में और 8 रुपया OCI में भेजना पड़ेगा। P&L डेबिट 32, OCI डेबिट 8, टू लायबिलिटी 40। मैं पढ़ता हूं बोर्ड पे, देखो। वी नो दैट FVTPL लायबिलिटीज आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू at each reporting date and difference goes to P&L, 40 रुपया। But if any part of the gain or loss is associated with the change in the credit risk, then that part will be recognized in the OCI. आगे एक डिस्कशन हुआ था फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट का, याद है? सर वो अजीब सा था, अभी याद नहीं, समझ में भी नहीं आया था ढंग से, एक बार आप वापस से बोलिए। मान लो मैंने किसी से 1 लाख रुपया लिया था,
और मैं उसको बोला था कि आज के 3 साल बाद मैं तेरे को 2000 शेयर मेरी कंपनी का दे दूंगा, ऑब्वियसली 50 रुपीज पर शेयर होगा, मैं तेरे को इस लाइबिलिटी के बदले 2000 शेयर मेरी कंपनी का फिक्स्ड दे दूंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है, ये फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट पास करता है कि फिक्स्ड अमाउंट हमको मिला था और हम फिक्स्ड नंबर ऑफ अपना ओन इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो इसको इक्विटी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो सर अगर इक्विटी ट्रांजैक्शन बोलते हैं तो फिर क्या एंट्री करते हो? मैं बताया था ना, बाद में आपको समझाऊंगा, अभी समझा रहा हूं। हम लोग को जो पैसा मिलता है ना 1 लाख रुपीज, हम लोग सीधा लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अकाउंट। और सर फिर जब शेयर इश्यू होता है तो इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब वो उसको फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना, जिस अमाउंट पे मिला उस अमाउंट पे इक्विटी में लिख देना है। तो सर एक तरह का इशू ऑफ शेयर हो गया, डेफर्ड इक्विटी इशू हो गया। बिल्कुल डेफर्ड इक्विटी इशू हो गया। 1 लाख रुपए आप ले लिए, 3 साल बाद आप 2000 शेयर 50 रुपए करके दे दोगे, दैट्स इट। नंबर लेकिन कितना शेयर दे रहे हो फिक्स होना चाहिए, पैसा जो मिल रहा है वो फिक्स होना चाहिए, जिसको बोलते हैं फिक्स टू फिक्स टेस्ट। इसमें एक एलिमेंट भी अगर वेरिएबल है तो फिर वो फिनेंशियल लायबिलिटी या फिर फिनेंशियल असेट कहलाएगा, हम डिस्कस किए थे। फिर उसको अगर वो फिनेंशियल लायबिलिटी फिनेंशियल असेट कहलाएगा तो फिर उसमें एफईटीपीएल, एफईटीओसीआई, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अगर असेट हुआ तो, और लायबिलिटी हुआ तो फिर एफईटीपीएल, एफईटीओसी कुछ भी हो सकता है जैसा आपने पढ़ा था। बट अगर कोई फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास करता है उस ट्रांजैक्शन को इक्विटी ट्रांजैक्शन बोलते हैं। रिकॉर्डिंग इजी है, जितना पैसा मिला उसको इक्विटी में डाल दो, कोई फिर फर्दर फेयर वैल्यू चेंज की अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं। सब सर अभी क्या पढ़ाना चाहते हैं? 2-3 तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद करना है आपको। याद सर क्या? अगर कन्वर्जन रेशियो ऑफ योर 1 लाख रुपीज इनटू इक्विटी शेयर फिक्स्ड नंबर इज चेंजिंग विथ टाइम, वी कांट कॉल इट वेरिएबल। मतलब ये कि मैं 3 साल के बाद तुमको दूंगा तो 2000 शेयर दूंगा, 5 साल के बाद दूंगा तो 2300 दूंगा। तो आप बोलेंगे सर बदल तो रहा है, लेकिन सोचो ना टाइम के हिसाब से बदल रहा है यार। उतने साल का एक्यूमुलेशन भी तो हो रहा है तेरे ब्याज का पैसा का। तो थोड़ा सा 2 साल बाद तुम लेगा तो तुमको थोड़ा ज्यादा शेयर तो मिलना ही चाहिए ना। तो इफ द कन्वर्जन इज चेंजिंग विथ टाइम, नो प्रॉब्लम। और एक बात याद रखना, अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स देन इट इज ए फिनेंशियल लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आपने मेरे को 1 लाख रुपया दिया, ये आपने मेरे को 1 लाख रुपया दिया, अब मैं आपको इंटरेस्ट वगैरह दूंगा ना? नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा करूंगा कि मेरा मार्केट में शेयर का दाम अगर गिर जाए तो तुमको ज्यादा शेयर देंगे और दाम अगर बढ़ जाए तो तुमको कम शेयर देंगे, तो मैं तो तुम्हारा डिबेंचर होल्डर होने के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा हूं ना। तुमको तो तेरा फिक्स पैसा मिल रहा है ना 1 लाख रुपया। अगर दाम गिर गया तो तुमको 2000 की जगह 5000 शेयर दे देंगे, दाम बढ़ गया तो तुमको कम शेयर दे देंगे। तो तुम्हारा तो 1 लाख रुपए ही रहा ना। तो अगर मैं तुम्हारा डिबेंचर होल्डर होने का राइट को प्रोटेक्ट करता हूं तो फिर वो ट्रांजैक्शन फिक्स टू फिक्स टेस्ट पास नहीं करता और वो फिर लायबिलिटी माना जाएगा, इक्विटी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये 2 बातें ना, ये पैराग्राफ खाली याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चंस आता है ना, उसके लिए ये ध्यान रखने का है। नाउ वी आर गोइंग टू 17 नंबर पैराग्राफ, और 2 पैरा बचा फर्स्ट टॉपिक के हिसाब से, इंपेयरमेंट अकाउंटिंग, दैट इज बैड डेट अकाउंटिंग। फिनेंशियल असेट का बैड डेट हो रहा है, समझो रुपया डूब रहा है, तुमने किसी को दिया वो रुपया डूब रहा है, तुम्हारी इक्विटी में पैसा लगा वो रुपया डूब रहा है, इन्वेस्ट किया तुमने शेयर बाजार में वो पैसा डूब रहा है, तो हम लोग उसको इंपेयरमेंट अकाउंटिंग का डिस्कशन बोलते हैं। पहला बात, अगर ऑब्जेक्टिव एविडेंस है कि कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट हैज कम डाउन, देन ओनली वी विल इंपेयर द एसेट, अदरवाइज नॉट। 2, अकाउंटिंग प्रोसेस जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको सुनाता हूं, सुनो। अगर एफईटीपीएल एसेट है, कुछ इंपेयरमेंट अकाउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। सर क्यों? बिकॉज अगर वो एसेट इंपेयर हुआ होगा
उसकी औकात गिरी होगी तो मार्केट में फेयर वैल्यू भी गिरा होगा, और अगर फेयर वैल्यू गिरा होगा तो ऑटोमेटिकली पीएल में वो लॉस बुक हो गया होगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरेस्टिंग है कि एफवीटीपीएल असेट के लिए इंपेयरमेंट अकाउंटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। 2, अगर एफवीटीओसीआई असेट है और इंपेयर हुआ है तो सर अगेन भी तो फेयर वैल्यू पे लिख रहे हैं, फेयर वैल्यू तो गिर गया होगा, 1000 में खरीदे थे मान लीजिए 300 हो गया होगा, लेकिन वो जो 700 रुपया का लॉस है वो अभी तक तो ओसीआई में पड़ा हुआ है ना। अब आप उसको बोल रहे इंपेयर हो गया तो उसको उठा के पीएनएल में शिफ्ट कर दो। हाँ तो सर बेचते वक्त हम करते ही, तो बेचते वक्त जैसे करते ना, अब उसको इंपेयरमेंट के वक्त भी कर दो। ये चीज ध्यान रखो। तो एफवीटीओसीआई असेट में इंपेयरमेंट में कुछ अलग नहीं होता, असेट तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू पे गिरी हुई है, बस ओसीआई का एक्यूमुलेटेड बैलेंस को पीएनएल में डाल दो। नेक्स्ट, अगर अमोटाइज्ड कॉस्ट का असेट है, वेरी इंटरेस्टिंग, अगर अमोटाइज्ड कॉस्ट का असेट है तो पहले उस असेट का आज तक जो कैरिंग अमाउंट बुक्स में लिखा हुआ है वो टेबल बनाया हुआ होगा, तो आज तक का टेबल बना के अमोटाइज्ड कॉस्ट निकाल लो, निकल गया। अब जो फ्यूचर कैश फ्लो आपको आज के बाद आने वाला है, मान लो 10 साल की असेट थी, 4 साल गुजर गया, 4 साल के बाद असेट का अमोटाइज्ड कॉस्ट 1040 है और 6 साल कैश फ्लो आएंगे, पर ब्याज कम आएगा, मैच्योरिटी का पैसा कम आएगा, बिकॉज असेट इंपेयर हो गया, लोन जिसको दिए थे वो दे नहीं पा रहा है। तो जितना पैसा अब आएगा गिरा हुआ कम पैसा, उसका पीवी निकाल लो। निकाल लिए सर, उसका पीवी निकला 500 रुपीज, तो असेट को 500 पे लिख लो और 540 को पीएनएल में डाल दो, दैट्स इट। और सर फिर 500 के हिसाब से नया अमोटाइजेशन टेबल बन जाएगा, नया इंटरेस्ट जैसे टेबल बनता है 500 का अकाउंटिंग कर लेना फर्दर फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट 6 years। पढ़ता हूं, फाइंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ इंपेयरमेंट 1040, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज 500, फाइंड द डिफरेंस 540 एंड ट्रीट इट एज इंपेयरमेंट लॉस, स्टोरी ओवर। अब अगेन एक थियोरेटिकल बात है बट प्रैक्टिकल सम भी आ सकता है कि जब हम लोग इंपेयरमेंट का लॉस निकालते हैं, खास करके मान लो डेटर्स वगैरह है, वो भी तो फिनेंशियल असेट है ना, उसका बैड डेट होने वाला है, तो डेटर्स वगैरह को तो अमोटाइज्ड कॉस्ट पे लिख के रखते हैं, मतलब जितना अमाउंट है उसी पे लिखते, कोई फेयर वैल्यू का बार बार मेजरमेंट तो होता नहीं है। हाँ, आप ये बोल सकते हो डेटर में कोई अमोटाइजेशन टेबल नहीं बनता, डेटर 4 लाख में बुक हुआ, 4 लाख में बैलेंस शीट में रहता है, ट्रू, पर उसको अमोटाइज्ड कॉस्ट ही बोलते हैं। अब उसमें बैड डेट है, तो बैड डेट का कैलकुलेशन कैसे करें? इंस्टीट्यूट ने 2 मेथड दिया, 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। कहते हैं अगर क्रेडिट रिस्क कम है तो 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के हिसाब से प्रोविजन फॉर बैड डेट बना लो जो नॉर्मली बनता है, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क है तो फिर लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के हिसाब से अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर इसके प्रैक्टिकल सम्स हैं, आपको क्लास वर्क में मिल जाएंगे, मेरे जो आपके स्टडी मॉड्यूल वगैरह में मिल जाएंगे। अब सर ये कैसे पता चलेगा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क है कि नहीं? अगर डेटर का डिफॉल्ट 30 दिन या उससे ज्यादा दिन का हो गया है तो मान लेना सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द क्रेडिट रिस्क है, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड से आपको लॉस निकालना पड़ेगा। याद रखना, जब भी आप प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालो तो क्या रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, क्या रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं, उसके हिसाब से कितने पैसे कैलकुलेट आने वाले हैं और कितना बुक्स में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंगली प्रोविजन निकाल लेना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो बैलेंस शीट में डेटर 1000 में लिखा हुआ है, 3 पॉसिबल आउटकम है कि 20% प्रोबेबिलिटी है कि 900 रुपया मिलेगा, 10% प्रोबेबिलिटी है कि 800 रुपया मिलेगा, 70% प्रोबेबिलिटी है कि 700 रुपया मिलेगा, या मान लो 60% प्रोबेबिलिटी है कि 700 रुपया मिलेगा और 10% प्रोबेबिलिटी है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का टेबल बना लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0, 180, 80, 420, टोटली 680, 1000 को 680 में ले आओ, 320 रुपया पीएनएल में डाल दो। तो सर सिंपल ही तो है, मैं कब बोला था डिफिकल्ट है। आगे लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक का नाम क्या था?
अकाउंटिंग फॉर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, या एकदम जो प्रॉपर नाम था, मैंने जो नामकरण किया था इसका, एक बार मैं वापस जाकर के इसका नाम देखता हूं। टॉपिक का नाम मैंने डिजाइन किया था अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बेसिक्स का क्लास कंप्लीट हो जाएगा, फिर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, लोन गिवन एट कंसेशनल रेट पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा। चैप्टर वाइज एक ही चैप्टर है, अलग अलग टॉपिक वाइज मैंने डिवाइड करके रखा है। एंड नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट टॉपिक का लास्ट पैरा 18 नंबर। क्या है पैरा का नाम? रेगुलर वे परचेज एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट। सर ये क्या अजीब सा कहानी, सुनो इंटरेस्टिंग कहानी है। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट से परचेज सेल करते हो कोई भी फाइनेंशियल एसेट। मान लो स्टॉक मार्केट बोलता है T+1 सेटलमेंट सिस्टम। अगर आप T+1 सेटलमेंट सिस्टम के हिसाब से ही परचेज सेल करते हो, जिस मार्केट में आप परचेज सेल कर रहे हो T+1 ही रूल फॉलो कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो पढ़े आप, वो सब परफेक्ट है। लेकिन मान लो, अच्छा इसी को बोलते हैं रेगुलर वे परचेज सेल, माने जो चल रहा है तरीका, आप भी उसी तरीके से कोई माल खरीदे और सब कुछ सेटलमेंट सिस्टम सब कुछ वही फॉलो किए जो आपके बाजार में चल रहा है। अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे रेगुलर वे परचेज सेल। ठीक है सर, रेगुलर वे परचेज सेल एकदम इजी है समझना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आपने पढ़ा पिछला क्लास में और आज की क्लास में, दैट विल रिमेन सेम। लेकिन अगर मान लो रेगुलर वे परचेज सेल में आपने परचेज नहीं किया, आप सप्लायर से मिले, आप बोले हम लोग तो T+5 फॉलो करेंगे, हम पेमेंट 6 दिन बाद देंगे, 6ठा दिन देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप रेगुलर वे परचेज सेल में नहीं गए, इरेगुलर वे परचेज सेल हो गया, या योर परचेज इज नॉट रेगुलर वे परचेज। तो सर करना क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बाकी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम है अगर आपका असेट FVT OCI असेट है, FVT OCI, उसमें एक एक्सेप्शनल प्रॉब्लम है, एक अजीब सा कहानी है, अच्छा लगेगा आपको सुन के। अगर FVT OCI असेट है तो आप तो जानते हो ना, ट्रेड डेट से लेकर के सेटलमेंट डेट के बीच का भी डिफरेंस जो होता है उसको भी OCI में भेजा जाता है, और उसके बाद के डिफरेंसेस को भी हर बार OCI में भेजते हैं। इंड AS 109 ने बोला अगर इरेगुलर वे ऑफ परचेज सेल हो गया तो ये जो ट्रेड डेट से सेटलमेंट डेट के बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम आपको OCI में भेजने नहीं देंगे। योर OCI एग्जेम्पशन विल बी टेकन आउट। उस लॉस प्रॉफिट को PL में भेजना पड़ेगा। उसके बाद सेटलमेंट हो जाने के बाद आपको अपना OCI में भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फ्रॉम द ट्रेड डेट टू द सेटलमेंट डेट द डिफरेंस कैनॉट गो टू OCI बिकॉज यू हैव नॉट परचेज द एसेट ऑन रेगुलर वे। ओके, एग्जाम्पल देके समझाता हूं। देखो, पहले मैं लिखता हूं क्या। A transaction is considered to be regular way if it requires the delivery of asset and settlement of cash within the time frame established by the regulation. But if the entity purchases an asset which is measured at FVT OCI, खाली इसी में प्रॉब्लम है, and it is not a regular way of purchase, then the fair value movement between trade date and settlement date can't go to OCI, it will go to P&L. एग्जाम्पल देखो, आप ये भी बोल सकते हो कि OCI एग्जेम्पशन इज टेकन अवे। मान लो ट्रांजैक्शन डेट 400, ट्रांजैक्शन डेट के दिन शेयर का दाम 400, सेटलमेंट डेट के दिन 460, ईयर एंड में 490। अगर ये रेगुलर वे होता तो ये 20 रुपया भी P&L में, ये 30 रुपया भी P&L, सॉरी OCI है ना, तो ये 20 रुपया भी OCI में, ये 30 रुपया भी OCI में चला जाता। पर क्योंकि आपका इरेगुलर वे ऑफ परचेज है, मान लो दिस इज इरेगुलर वे ऑफ परचेज, तो क्या करना है, और ये FVT OCI है, ये वाला जो, सॉरी इधर 20 रुपया नहीं है रेमुना, 60 रुपया है। एक बार मेरे को ना रेक्टिफाई करके फिर से बोलने दो कि अगर ये रेगुलर वे होता तो ये 60 रुपया OCI में और ये 30 रुपया भी OCI में। लेकिन अगर इरेगुलर वे है, जो कि मान लो मैंने एग्जांपल बनाया और बोला इरेगुलर वे है, तो ये 60 रुपया जो पहला वाला मूवमेंट है ना, ये P&L में चला जाएगा। देखो मैं पढ़ता हूं। द फाइनेंशियल एसेट इज मेजर एट OCI. A Limited cannot transfer the profit of 60 rupees to OCI, rather it has to transfer to P&L.
However, profits and losses after the settlement date will be normally dealt. तो ये टोटल 18 पैराग्राफ मेरे बच्चों बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कंप्लीट हुआ. ओके, अगली क्लास में हम लोग कंपाउंड फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लोन्स एट कंसेशनल रेट, डेरिवेटिव्स वगैरह में से कोई भी एक दो टॉपिक स्टार्ट करेंगे. चलो, थैंक यू वेरी वेरी मच. टेक वेरी गुड केयर. बाय बाय.